हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री का अब तक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो। ठीक है, देख सकते हो 12th केमिस्ट्री के 3 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो पे देखेंगे। और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों का आज महासंग्राम होगा, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और यार अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो तो आराम से आपके 25 से 30 नंबर तक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से सभी क्वेश्चंस को यार आपको तैयार करना है और एक भी क्वेश्चंस को हल्के में ना लेना, एक एक क्वेश्चन को तैयार करना। ठीक है, क्योंकि मेहनत लगी, एक एक क्वेश्चन को ढूंढा पिछले वर्षों से, तो आपको भी भैया एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एक एक क्वेश्चन 3 नंबर वाले जो कि आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उनको देखते हैं। ठीक है, और यार अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और डिस्क्रिप्शन पे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की प्लेलिस्ट है उनसे जाके पढ़ाई भी कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं 3 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो भैया देखो, आप एक एक करके सभी क्वेश्चंस को शुरू करते। तो यार आपको एक भी क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना और एक एक क्वेश्चन को मस्त तरीके से समझते चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यार 3-3 4-4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पहले ही चैप्टर विलियन का है कि राउल्ट का वाष्प दाब और नमन नियम लिखिए और इसकी सीमाओं को लिखिए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन भैया हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि राउल्ट का वाष्प दाब और नमन नियम लिखिए और इसकी सीमाओं को लिखिए। तो एक चीज़ जान लो, आपने कुछ पढ़ा हो अभी तक या ना पढ़ा हो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम आसान भाषा में समझोगे तो समझ भी जाओगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखना है आपको इसमें, राउल्ट का वाष्प दाब और नमन नियम लिखना है और इसकी सीमाओं को लिखना है। तो सिंपल देखो, एकदम आसान है यार। सबसे पहले आपको राउल्ट का नियम लिखना है। राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट का नियम ये होता है कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक और नमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, क्या कहा गया? किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक और नमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वही चीज हमने लिखा, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक और नमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है राउल्ट का नियम। अगर बात करें, आपसे कहा गया किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन जो होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, उसका सूत्र पता है? उसका सूत्र होता है पी नॉट। ठीक है, क्या होता है सूत्र? पी नॉट माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट। क्या सूत्र होता है? पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट। इसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ये जो आपको पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट दिख रहा है, इसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ये किसके बराबर होता है? कहा गया किसी विलयन के वाष्प दाब का जो अवनमन पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट होता है, ये विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज होता है N1 बटे में N1 प्लस N2, तो इसी के बराबर हो जाएगा सिंपल। और यही नियम राउल्ट का नियम कहलाएगा। ठीक है, ये नियम आपका कौन सा नियम कहलाएगा? राउल्ट का नियम कहलाएगा। ये जो आपका पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट लिखा हुआ है, ये आपका वाष्प दाब में अवनमन है, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन। और ये जो N1 बटे में N1 प्लस N2 लिखा हुआ है, ये क्या है आपका? ये है विलेय के मोल प्रभाज। ठीक है, आपसे कहा गया ना कि विलयन के वाष्प दाब का जो अवनमन है, ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, आप बात करें यहाँ पे कि ये पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है सिंपल। इसी टाइप से एग्जाम की कॉपी पे लिखना जहां ये पी नॉट क्या है, जहां पी नॉट विलायक का वाष्प दाब है। पी नॉट क्या है? विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब है। और ये पी एस क्या है? एस, ये जो पी के नीचे एस लगा है ना, एस का मतलब होता है सॉल्यूशन अर्थात विलयन। पी एस जो लिखा है, एस का मतलब होता है सॉल्यूशन अर्थात विलयन। तो जो पी एस है, ये क्या? विलयन का वाष्प दाब है। तो यहाँ पर से लिखते हैं पी एस जो है, ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, पी नॉट आपका विलायक का वाष्प दाब है, पी एस विलयन का वाष्प दाब है। यहाँ बात करें N1 क्या है? N1 क्या है? N1 है आपका विलेय के मोलों की संख्या। N1 है विलेय के मोलों की संख्या। और यहाँ पे N2 क्या है? N2 को कहते हैं विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या N2 आपकी।
तो बस इतना ही आपको सिंपल लिख देना है। पहले आपको क्या लिखना था, राउल्ट का नियम, कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब जब विलयन का जो अवनमन होता है, अपेक्षिक अवनमन, वो होता है पी नॉट माइनस में पी एस बटे में पी नॉट। तो ये पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट, जहां आपका पी नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और ये किसके बराबर होगा, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के। तो विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज का सूत्र हुआ N1 बटे में N1 प्लस N2, जहां N1 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, N2 क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो सिंपल आपको इतना ही लिख देना है। फिर इसके बाद बात आएगी कि इसकी सीमाएं भी लिखिए, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे जब आप इसकी सीमाएं लिखोगे कि राउल्ट का नियम कहां तक सीमित है या कहां तक लागू होता है। तो सिंपल यहां पे आपको सीमाएं लिखनी है। सीमाएं पे देखो, पहली सीमा लिखनी है, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर नहीं। ये जो राउल्ट का नियम है, यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता। तो हमने लिख दिया पहला नियम या पहली सीमा कि राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है और सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता। दूसरी सीमा ये कहती है कि वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो वैद्युत अपघट्य के विलयन होते हैं उसमें जो होता है आपका राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। फिर आया यह नियम केवल आवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। ये जो राउल्ट का नियम है, यह केवल आवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, तो ये आपका राउल्ट का नियम क्या है और इसकी सीमाएं। ठीक है, एकदम आसान है यार, आप खुद देख सकते हो कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो अवनमन ये है पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट, ये किसके बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज N1 बटे में N1 प्लस N2 के। तो यहाँ से लिख देना, जहाँ पी नॉट विलायक का वाष्प दाब, पी एस विलयन का वाष्प दाब, N1 विलेय के मोल और N2 विलायक के मोल। फिर नीचे सीमाएं लिख देना और आपके 3 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर नहीं। वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता और यह नियम केवल आवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब चलते अगले क्वेश्चन को। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक एक क्वेश्चन को तैयार आपको करना है। ठीक है, क्योंकि 3-3 4 बार ये पूछे गए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, परासरण तथा विसरण में विभेद कीजिए या परासरण तथा विसरण में अंतर लिखिए। तो देखो सिंपल, जो विलयन चैप्टर जब हमने आपको उसमें परासरण दाब और परासरण के बारे में बताया था, तो उसमें आपसे ये सिंपल सी बात बताई थी कि परासरण की क्रिया में क्या होता है, विलायक के कण क्या होते हैं, विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जाते, तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। ध्यान से समझो, परासरण की क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसमें विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाते, उस क्रिया को परासरण कहते हैं। तो आपको यहाँ पे परासरण क्रिया और विसरण क्रिया में अंतर बताना है और विभेद बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, तो देखो सिंपल, इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको इस टाइप से एक तरफ लिखना है परासरण क्रिया, दूसरी तरफ लिखना है विसरण क्रिया और बीच से लाइनिंग कर देनी है। आप देखो इसमें अंतर लिखते हैं एक करके। पहला अंतर ये कहता है कि जो परासरण क्रिया होती है इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य होता है। परासरण में अभी आपको बताया, परासरण में क्या होता है, विलायक के कण होते हैं जो कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाते, यह क्रिया परासरण कहलाती है। तो परासरण की क्रिया में क्या होना चाहिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली जरूर होनी चाहिए। तो इसमें ये जो परासरण क्रिया है इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य होता है, ये इसमें परासरण में बात है। और विसरण में क्या है, तो विसरण में क्या होता है, विसरण क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं होता। ये अंतर है पहला कि परासरण में तो अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, लेकिन विसरण क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं हो, चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला अंतर ये है कि परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली होनी चाहिए, विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली हो चाहे ना हो। ठीक है, इससे कोई अनिवार्यता नहीं है। दूसरा अंतर है कि परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं। अभी हमने आपको बताया जो परासरण क्रिया होती है उसमें जो विलायक के कण होते हैं वो क्या होते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाते हैं और यह क्रिया परासरण कहलाती है। तो इसमें विलायक के कण केवल अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर तो जाते हैं, अर्थात इनकी दिशा एक ही तो होती है। तो वही चीज कहा गया, परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं, अर्थात विलायक के कण केवल विलयन की ओर ही जाते हैं, एक ही दिशा में विसरित होते हैं। लेकिन जो विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं या बहते हैं या निकलते हैं। ठीक है, सिंपल, परासरण में केवल विलायक के कण एक ही दिशा में जाते हैं, लेकिन विसरण में विलेय के भी जाते
जाते हैं और विलायक के भी जाते हैं और प्रत्येक दिशा सभी दिशाओं में जाते हैं। ये दूसरा अंतर है, ठीक है, कि परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं, विसरित होने का मतलब चलना, ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं, और विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। ये दूसरा अंतर, ठीक है। तीसरा अंतर ये कहता है कि जो परासरण है इसमें विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। जो विलायक के कण होते हैं कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं या विलायक से विलयन की ओर जाते हैं। ये तीसरी बात है। और जो विसरण होता है इसमें क्या होता है, इसमें विलेय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। देखो परासरण में विलायक के कण जाते हैं लेकिन विसरण में विलेय के कण जाते हैं, ठीक है। और एक चीज देखो, परासरण में विलायक के कण कम सांद्र से अधिक सांद्र में जाते हैं लेकिन विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्र से कम सांद्र में जाते हैं। उल्टा है दोनों में, इसलिए ये अंतर है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना। अगला चौथा अंतर है कि परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है, केवल यह द्रव अवस्था है अर्थात लिक्विड में ही हो सकती है, लेकिन जो विसरण क्रिया है ये ठोस में, द्रव में और गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है। तो ये है परासरण और विसरण में अंतर, ठीक है। देख सकते हो परासरण केवल द्रव में होती है लेकिन विसरण ठोस, द्रव, गैस सब में हो सकती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हर साल पूछा था, परासरण और विसरण क्रिया में अंतर। तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना हर साल आता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक एक को आपको तैयार करना है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो भैया जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम व द्वितीय नियम लिखे। 3 नंबर का क्वेश्चन है। आपको फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों को लिखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जान लो, ठीक है। तो चलो एकदम मस्त तरीके से इसे भी समझते हैं। तो सिंपल, फैराडे का प्रथम नियम पहले हमने हेडिंग लगाई, ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम। इस नियम में क्या होता है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। आपसे कहा गया ये जो आपका फैराडे का प्रथम नियम है, इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उसमें किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। आपसे क्या कहा गया, अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड जानते हो क्या होता है, इलेक्ट्रोड अगर आपको किसी को बनाना है, मान लो आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो आपको कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालना होता है, ठीक है, जिससे क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोड बन जाता है, ठीक है। ये आपका सिंपल इलेक्ट्रोड बन जाता है। अगर इलेक्ट्रोड बनाना है तो किसी धातु का बनाना होगा, मान लो कॉपर का बनाना है तो उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दो तो उसका इलेक्ट्रोड बन जाएगा। आप देखो आपसे क्या कहा गया कि इसके अनुसार विद्युत अपघटन, जब इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी तो उसमें इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा रहेगी, पदार्थ की मात्रा या कह सको पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, जो मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान रहेगा वो आपका विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा, जो विलयन में आपकी धारा प्रवाहित की जाएगी या विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाएगी उसके समानुपाती होगा। अब मान लो आपका विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा या मुक्त पदार्थ का जो द्रव्यमान हो वो W मान लिया जाए, ठीक है, W मान लिया जाए, और जो आपकी विद्युत की मात्रा कहा गया, पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होगा। अगर विद्युत की मात्रा को हम Q मान ले तो W जो होगा समानुपाती होगा Q के, और यही फैराडे का कौन सा नियम होगा, प्रथम नियम होगा, ठीक है। यही फैराडे का प्रथम नियम होगा। देखो सिंपल सी बात है, आपसे ये कहा गया, फैराडे ने कहा कि आपसे क्या कहा कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब जैसे किसी धातु का इलेक्ट्रोड होगा वो उसी के विलयन में रखा होगा, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड था CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट के विलयन में था। तो किसी इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा, अर्थात इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी या बाहर निकलेगी वह मात्रा जो होगी वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होगी। अब यदि जो आपकी पदार्थ की मात्रा है या द्रव्यमान जो है वो W मान लिया जाए और विद्युत की मात्रा को Q मान लिया जाए तो W किसके समानुपाती हो जाएगा, Q के, और यही आपका फैराडे का प्रथम नियम होगा। सिंपल सी बात है कि इसके अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, W समानुपाती Q के, ठीक है, W समानुपाती Q के। तो ये फैराडे का प्रथम नियम है, ठीक है, समझ में आया ना। अब बात आती है फैराडे के द्वितीय नियम
की। तो फैराडे के द्वितीय नियम में क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ये कहता है फैराडे का द्वितीय नियम। देखो फैराडे के प्रथम नियम में क्या था, केवल एक ही आपका विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया हुई थी केवल एक ही विलयन पे हुई थी। देखो कहा गया ना, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड केवल एक ही इलेक्ट्रोड था, उसी पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W हुई और जो उस पे विद्युत की मात्रा Q थी उसी के समानुपाती हुआ। लेकिन फैराडे के द्वितीय नियम में ये बताया गया कि इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट, इस बार क्या होगा, श्रेणी क्रम में अलग अलग वैद्युत अपघट जुड़े होंगे। मान लो अगर श्रेणी क्रम में 2 विलयन इस टाइप से जोड़े जाए विद्युत अपघट के विलयन, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग पदार्थ की मात्रा होगी। इसमें मान लो W1 है, इसमें मान लो W2। तो इस टाइप से आपसे कह रहा है जब श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी का मतलब एक के बाद एक क्रम में जुड़े हो, ठीक है। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाए, जब विद्युत की मात्रा समान हो, इसमें भी समान मात्रा में विद्युत हो, मान लो इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, ठीक है। जब समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होगी W, ये जो मुक्त पदार्थ की मात्रा W1 और W2 होगी, ये क्या होगी, आपकी तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी। ये किसके समानुपाती होगी, तुल्यांकी भारों के। आप मान लो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोड पर तुल्यांकी भार E1 और दूसरे पर E2 है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, W1 जो होगा E1 के समानुपाती हो जाएगा, W1 जो है E1 के समानुपाती हो जाएगा और जो W2 है वो E2 के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। W2 जो है E2 के समानुपाती हो जाएगा। ध्यान से समझो भैया, एकदम आसान सा है। आपसे ये कहा गया इस नियम के अनुसार अर्थात फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम का मतलब एक आपका विलयन पहले उसके बाद फिर एक विलयन, पहले नियम पे केवल एक ही विलयन था, एक ही इलेक्ट्रोड था, लेकिन दूसरे वाले पे जब श्रेणी क्रम में अलग अलग विलयन जुड़े हो तब उसमें जो मुक्त पदार्थ की मात्राएं होंगी, मान लो पहले वाले विलयन पे W1 है पदार्थ की मात्रा, दूसरे वाले विलयन में W2 है। अब आपसे कहा गया, देखो कहा गया विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाए, अर्थात जो विद्युत हो Q का मान जो हो वो इसमें भी सेम हो और इसमें भी सेम हो, अर्थात समान मात्रा में हो। तो क्या होगा, जो पदार्थ की मात्रा है या मुक्त पदार्थ की मात्रा है ये किसके समानुपाती होगी, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी। मान लो पहले विलयन का तुल्यांकी भार E1 है, दूसरे विलयन का तुल्यांकी भार E2 है, तो W1 अर्थात जो पहले वाले विलयन पे मुक्त पदार्थ की मात्रा W1 है, ये पहले वाले पदार्थ के तुल्यांकी भार E1 के समानुपाती होगी और जो दूसरे वाले पे मुक्त पदार्थ की मात्रा W2 है, ये आपका दूसरे वाले के तुल्यांकी भार E2 के समानुपाती होगी और यही फैराडे का द्वितीय नियम होगा। देख लो, पढ़ लो फिर से। इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में अर्थात जब अलग अलग विलयन हो और उसमें विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाए, अर्थात इसमें भी Q विद्युत हो, इसमें भी Q विद्युत की मात्रा हो, ठीक है। वैद्युत की मात्रा अर्थात करंट की मात्रा, ठीक है, मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पे जो मुक्त पदार्थ की मात्रा, मान लो इस पे W1 मात्रा है, इस पे W2 है, तो तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी। इसका मान लो तुल्यांकी भार E1, इसका E2, तो W1 E1 के समानुपाती, W2 E2 के समानुपाती। और यहाँ से आप एक चीज़ और लिख सकते हो, देखो क्या, यहाँ से आप लिख सकते हो W1 बटे में W2 इक्वल टू E1 बटा E2। यहाँ से आप लिख सकते हो W1 बटे में W2 इक्वल टू E1 बटे में E2। ये आप एकदम आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। तो सिंपल ये है फैराडे का द्वितीय नियम। तो आशा करते दोनों नियम समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं तैयार कर लेना, आने के पूरे चांसेज है। पहला नियम कहता था केवल एक ही विलयन की पे इस पर बात हुई थी। जो फैराडे का प्रथम नियम था इसमें केवल आपसे एक ही विलयन को कहा गया था कि इसके अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। मान लो जो इलेक्ट्रोड का विलयन उसमें मुक्त पदार्थ की मात्रा W है और उसमें जो विद्युत की मात्रा Q है, तो W किसके समानुपाती होगा, Q के। ये फैराडे का प्रथम नियम होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, फैराडे का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में अर्थात जब अलग अलग विलयन जुड़े हों, जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट के विलयन, जुड़े विभिन्न मतलब अलग अलग विलयन, ठीक है, तो उसमें समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाए, अर्थात पहले वाले विलयन पे भी Q मात्रा में विद्युत हो, दूसरे में भी Q हो, तो इलेक्ट्रोडों पे मुक्त पदार्थ की मात्रा अर्थात जो W1 और W2 होगी, मान लो पहले विलयन पे W2 है, दूसरे विलयन पे पदार्थ की मात्रा W2 है, ठीक है। जैसे इसमें W थी ना, वैसे इसमें W1 और W2।
तो मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगी। मान लो पहले का तुल्यांकी भार E1, दूसरे का E2, तो W1 समानुपाती E1 के और W2 समानुपाती E2 के। तो यहाँ से W1 बटे में W2 इक्वल टू E1 बटे E2। ये है फैराडे के नियम। तो आशा करते हैं फैराडे के नियम भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आपको समझा रहे हैं कि आपको अगर कुछ अभी तक ना पढ़ा हो तब भी आप कर सको एग्जाम में अच्छे से। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो और एक एक क्वेश्चन कह रहे हैं इंपॉर्टेंट, तैयार आपको करना है। ठीक है, और यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देख सकते हो, क्वेश्चन पढ़ लो। मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है? क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है? इलेक्ट्रॉन विभव ई और मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई नॉट में संबंध लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चाहे आपसे इस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है या आपसे पूछा जा सकता है टिप्पणी लिखिए नरनष्ट समीकरण। ठीक है, ये आपको नरनष्ट समीकरण के रूप में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, या आपसे कह सकता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है? इलेक्ट्रॉन विभव ई और मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई नॉट में संबंध लिखिए या नरनष्ट समीकरण को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी समझो। यहाँ पे सिंपल, पहले आपसे कहा गया मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, अर्थात मानक इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा बतानी है। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ी पहले मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ये क्या होता है? ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे लिख रखा है, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई नॉट कहते हैं। ध्यान से समझो। मान लो आपका अभी आपसे बताया था जैसे इलेक्ट्रोड होता है, मान लो एक किसी धातु का इलेक्ट्रोड है और ये किसी आपका मान लो कॉपर का इलेक्ट्रोड, एग्जांपल के तौर पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब आपसे कहा गया किसी धातु की छड़, मान लो हमने एक कॉपर धातु की छड़ ले ली, किसी धातु की जगह एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता का विलयन, ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है ये कितना मान लिया गया, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता का विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे ही आप क्या कहते हो, मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हो। ध्यान से इसी से समझ लो। मान लो कोई धातु है कॉपर, उसे हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया तो उससे क्या बना, कॉपर का इलेक्ट्रोड बना। तो आपसे कहा गया यदि किसी धातु की छड़ को किसी विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डुबोया जाए और जिसमें जो विलयन का जो धातु आयन सांद्रता का विलयन कितना हो, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता का विलयन हो, तो आपका ये जो धातु की छड़ है और विलयन के बीच जो विभवांतर स्थापित होगा उसे मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। पढ़ लो एक बार, किसी धातु की छड़, मान लो कॉपर धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई नॉट कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। सिंपल, धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी विलयन पे डुबो और उसमें क्या हो, आपका जो विलयन है उसका धातु आयन सांद्रता का विलयन कितना होना चाहिए, 1 मोलर। तो विलयन और धातु के बीच जो विभवांतर होगा उसे क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई नॉट कहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल मानक इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा पहले देनी थी तो हमने दे दिया। अब आगे कह रहा है, आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन विभव ई और मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई नॉट में संबंध लिखिए। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ी ई नॉट तथा ई नॉट में संबंध। ठीक है, ई को कहते हैं, ये जो ई है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विभव और ई नॉट को कहते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, ई नॉट को कहते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव और ई को कहते हैं केवल इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल इसका डेरिवेशन करने के लिए पहले लिखना है माना, यहाँ से लिख देना माना एक इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया इस प्रकार है, Mn प्लस प्लस N इलेक्ट्रॉन M सॉलिड। ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सिंपल हमने कहा माना एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इस प्रकार, मान लो कोई इलेक्ट्रोड था, जैसे कॉपर का ही इलेक्ट्रोड आपने अभी लिया था, सिंपल कॉपर का इलेक्ट्रोड ये है। ठीक है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, एम का मतलब जानते हो, एम का मतलब है मेटल। एम का क्या मतलब है, मेटल। मेटल जानते हो क्या होता है, धातु। एम का मतलब क्या है, धातु। तो सिंपल ये क्या है, कॉपर एक धातु ही तो है, तो एम का मतलब मेटल, हिंदी पे कहते हैं धातु। एन प्लस का क्या मतलब, ये जो ऊपर एन प्लस लगा, एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लो यहाँ पे हम लिख दे Cu2 प्लस,
तो Cu2 प्लस में ये जो Cu है ये क्या हो जाएगी, मेटल अर्थात धातु, और ये जो 2 प्लस लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, N प्लस। ठीक है, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये सिंपल सी बात है। फिर कहा गया आपसे प्लस N इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या बनता है, M सॉलिड अर्थात Cu सॉलिड। ये एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे Mn2 प्लस N इलेक्ट्रॉन M सॉलिड है, तो N की जगह हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, और M की जगह, M जो धातु है इसकी जगह कॉपर धातु ले लिया, तो कॉपर है, और N की जगह क्या है, 2 प्लस, तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे बना Cu सॉलिड। तो सिंपल इस टाइप की अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है कॉपर, और इसकी अभिक्रिया जो हो रही ये हो रही, तो वही चीज़ कहा गया, माना है कि इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया Mn प्लस N इलेक्ट्रॉन से M सॉलिड। सॉलिड का मतलब है ठोस, सॉलिड का क्या मतलब, ठोस। धातु ठोस ही तो होती है, तो सॉलिड का मतलब है ठोस, M का मतलब मेटल अर्थात धातु, सॉलिड का मतलब ठोस। ठीक है, तो धातु ठोस होती है। तो इस टाइप से एग्जांपल से आपको समझा रहे थे। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या किया, कोई माना एक इलेक्ट्रॉन अब किया इस प्रकार है, Mn प्लस, M का मतलब धातु, जैसे कॉपर धातु के एग्जांपल दिया, N प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Cu सॉलिड अर्थात Cu धातु बन जाए। ठीक है, तो इतना सिंपल पहले लिखना है। फिर लिखना है नरनष्ट के अनुसार, क्योंकि नरनष्ट समीकरण है, ये जो E तथा E0 में संबंध होता है, इस समीकरण को नरनष्ट समीकरण कहते हैं। अभी आपके सामने आएगा समीकरण डेरिवेशन के बाद, तब देख लेना। तो यहाँ से सिंपल लिखा गया, नरनष्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रॉन M से Mn प्लस, ये जो आपका M से क्या हो रहा है, Mn प्लस हो रहा है ना, M से Mn प्लस के बीच मान लो विभव E है, और विलयन में धातु आयन सांद्रता Mn प्लस के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। आपको ये लिख लेना है कि नरनष्ट के अनुसार, जो नरनष्ट नामक साइंटिस्ट है उनके अनुसार, किसी टेम्परेचर T पर धातु इलेक्ट्रॉन M से Mn प्लस, जो जैसे कॉपर था तो यहाँ पे क्या हो जाता, कॉपर से कॉपर 2 प्लस के बीच विभव E, और विलयन में धातु आयन सांद्रता Mn प्लस के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। क्या होता है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। संबंध होता है E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन में NF, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग, यहाँ नीचे 10 और 1 बटे में Mn प्लस। ठीक है, ये सिंपल आपका क्या हो जाएगा, नरनष्ट का समीकरण। नीचे लिख सकते हो यही नरनष्ट का समीकरण है, यही नरनष्ट का समीकरण है। आपसे ही कहा गया था नरनष्ट के अनुसार किसी टेम्परेचर T पर, मान लो कोई टेम्परेचर T है, उस पर धातु इलेक्ट्रॉन जो M से Mn प्लस है, यहाँ देख सकते हो Mn प्लस की सांद्रता भी आई है, Mn प्लस के विभव E, विभव ये E है, इस E विभव को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विभव, और ये जो E0 है इसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव। यहाँ पे लिख लेना चाहे तो जहाँ E0 मानक इलेक्ट्रॉन विभव है। कहा गया नरनष्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रॉन M से Mn प्लस के विभव E, और विलयन में धातु आयन सांद्रता Mn प्लस के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। ये संबंध होता है E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF, लॉग बेस में 10 1 बटा Mn प्लस, जहाँ E है इलेक्ट्रॉन विभव, E0 है मानक इलेक्ट्रॉन विभव, R को तो जानते हो, R है नीतांक, R को नहीं जानते, R होता है नीतांक। ठीक है, R का मान होता है 8.312, ये एक प्रकार का नीतांक है, R का मान होता है 8.312। ठीक है, और T क्या है, टेम्परेचर। अगर मान लो टेम्परेचर यहाँ से 273 केल्विन हो जाए, ठीक है, टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे ये जो N है, N तो पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F क्या होता है, F को कहते हैं फैराडे नियतांक, F को कहते हैं फैराडे नियतांक, और इसका मान जो होता है वो होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, F है फैराडे नियतांक, जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, तो सिंपल आपने देखा E इलेक्ट्रॉन विभव है, E0 मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, R एक प्रकार का नियतांक जिसका मान 8.312 होता है, T आपका T का मान कितना हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, और आपका F क्या है, फैराडे नियतांक, इसका मान होता है 96,500 कूलाम। अगर आप R की वैल्यू यहाँ पे ये रखते हो, T की वैल्यू ये रखते हो, F की वैल्यू ये रखते हो, तो जो आपका नरनष्ट का समीकरण आ जाएगा वो आ जाएगा E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन में N, लॉग बेस में 10 1 बटे में Mn प्लस। ये आपका नया आ जाएगा नरनष्ट का समीकरण। नीचे से लिख लेना, यही नरनष्ट का समीकरण है, यही नरनष्ट का समीकरण है। ठीक है, यही नरनष्ट
का समीकरण, सही से लिख लेना नीचे, ठीक है। यही नरनष्ट का समीकरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो सिंपल कुछ नहीं करना था, यहाँ पे ये जो सूत्र आया ना, E=E0 माइनस में 2.303 RT/NF लॉग बेस में 10 1/m प्लस, यहाँ पे R की वैल्यू रख देना 8.312, T की वैल्यू 273 रख देना, F का मान रख देना 96,500, तो आपका ये मान आ जाएगा गुणा करने के बाद, ठीक है। E=E0 माइनस 0.0591/n लॉग बेस में 10 1/m प्लस, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आपको तैयार जरूर करना है कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा दीजिए, इलेक्ट्रॉन विभव E और E0 में संबंध लिखिए, या आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, टिप्पणी लिखिए नरनष्ट समीकरण, तो करना आपको यही है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए कह रहे हैं एक एक क्वेश्चन सबके सब खतरनाक है, और आपको बस तैयार कर लेते तो आसानी से 20 से 25 नंबर आपके एकदम पक्के हैं, ठीक है, कोई नंबर काट नहीं सकता। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर, और यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को भी अपने शेयर करना, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो। क्वेश्चन कहता है कोलराउस का नियम क्या है और इसकी सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर पर भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर पर भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कि कोलराउस का नियम बताइए और इसकी सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको इसको भी मस्त तरीके से समझाएंगे। देखो सिंपल पहले क्या करना है, कोलराउस का नियम लिखना है। तो सिंपल हमने पहले यहाँ पे कोलराउस का नियम लिखा कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, और यह नियम कोलराउस का नियम कहलाता है। क्या कहा गया, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायन तथा ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, और यह नियम कोलराउस का नियम कहलाता है, ठीक है। ये नियम होता है कोलराउस का। तो सिंपल वैद्युत अपघट आपसे कहा गया, एक शब्द आया है वैद्युत अपघट। वैद्युत अपघट जानते हो, वैद्युत अपघट को इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और वैद्युत अपघट ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। ध्यान से समझो, वैद्युत अपघट वे होते हैं जो विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया HCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, CH3COOH हो गया, ये सभी आपके वैद्युत अपघट है क्योंकि ये आयनों में टूट जाते हैं। जैसे HCl की बात करें, अगर HCl की बात करें तो ये क्या होता है, H+ आयन और Cl- आयन में टूटता है। आयन का मतलब ये जो प्लस आयन और ये माइनस आयन में टूट गया, ठीक है। तो ये H+ और Cl- आयन में टूटा, इसलिए यह एक प्रकार का वैद्युत अपघट। तो वैद्युत अपघट वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में आयनों में टूट जाते हैं, वैद्युत अपघट कहलाते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर चालकता, मान लो एग्जाम्पल अगर हम क्या ले, HCl का ले लें या किसी का भी आप ले सकते हो, HCl NaCl किसी भी वैद्युत अपघट का ले सकते हो। मान लो हम यहाँ पे आपका HCl का एग्जाम्पल ले ले, तो आपसे कहा गया किसी वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर चालकता, कौन सी चालकता, मोलर चालकता। देखो मोलर चालकता को इस तरह प्रदर्शित करते हैं लैम्डा m से। लैम्डा m जो होती है इसे कहते हैं मोलर चालकता। लैम्डा m को मोलर चालकता कहते हैं। अनंत तनुता कहा गया ना, अनंत तनुता, अनंत का यहाँ पे चिन्ह लगा दो, इसे कहते हैं अनंत या इनफाइनाइट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसे हिंदी पे अनंत और इंग्लिश पे इनफाइनाइट कहते हैं। आपसे कहा गया वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघट HCl एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम यहाँ पे HCl लिख देंगे। तो सिंपल हमने लिख दिया लैम्डा इनफाइनाइट HCl, ठीक है। अर्थात क्या लिखा, लैम्डा इनफाइनाइट HCl का ये मतलब HCl है वैद्युत अपघट, मोलर चालकता लैम्डा m, और इनफाइनाइट ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब अनंत। तो ये क्या हो गया, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट की मोलर चालकता। ये क्या होती, धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो HCl में धनायन कौन होता है, H+ और ऋणायन कौन होता है, Cl-। तो किसके बराबर होगी, आपका धनायन और ऋणायन के योग की। तो लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-, यही नियम है कोलराउस का। बस देख सकते हो यही नियम है कोलराउस का। सिंपल ये कहा गया किसी विद्युत अपघट, मान लो विद्युत अपघट HCl का एग्जांपल आप ले लो, तो वैद्युत अपघट की मोलर चालकता, मोलर चालकता को लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा m HCl, और अनंत तनुता कहा गया तो यहाँ पे अनंत का चिन्ह लगा दो। ये क्या होती, धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। तो HCl में धनायन H+ होगा और ऋणायन Cl- होगा। तो लैम्डा m इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl- के योग के बराबर होगा, और यह नियम कोलराउस का नियम
कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया क्या कहा गया। कोई भी वैद्युत अपघट ले लो, जैसे HCl लिया तो HCl में H+ और Cl- आयन होते हैं। H+ है धन आयन, Cl- ऋण आयन। तो जो इसकी मोलर चालकता होगी ये H+ की मोलर चालकता और Cl- की चालकता के बराबर होगी, और यह नियम कोलराउस का नियम कहलाता है, जो कि आपको कहा हमने। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये कहता है कि इसकी सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो ये तो सिंपल कोलराउस का नियम था। इससे ये पूछा जाता है कि दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हमने यहाँ हेडिंग लगाई, दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता की गणना। नीचे से लिखेंगे, माना कोई दुर्बल वैद्युत अपघट CH3COOH। ये जो CH3COOH है ये एक प्रकार का दुर्बल वैद्युत अपघट, दुर्बल का मतलब वीक, जो कमजोर हो। ठीक है, कमजोर या दुर्बल वैद्युत अपघट है। अगर आपको इसकी मोलर चालकता गणना करनी है, आपसे यही कहा गया कि इसकी सहायता, ये जो कोलराउस का नियम, इसकी सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो अगर आपको दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता चाहिए, ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता चाहिए, तो आपको प्रबल वैद्युत अपघट्यों का यूज करना होगा। देखो कैसे, यहां पे समझना जो हमने लिखा है। ये आपका एक क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट है। अगर इसकी मोलर चालकता पता हो आपको तो क्या लिखोगे, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO- प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H+, यही तो होगी। अब आपको ये निकालना है, कैसे निकाल सकते हो, प्रबल वैद्युत अपघट का यूज करके। जैसे CH3COON एक प्रबल वैद्युत अपघट है, HCl एक प्रबल वैद्युत अपघट है, और NaCl एक प्रबल वैद्युत अपघट है। तो आप इन तीनों का यूज करके, इसका और इसका यूज करके आप इसकी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। अगर ज्ञात कर लिया तो यही सिद्ध करना, ये दुर्बल वैद्युत अपघट है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात करके दिखा दो, बस सिद्ध हो जाएगा। तो सिंपल अगर इसकी निकाले CH3COON की, तो जैसे यहाँ पे था H+ और Cl-, वैसे यहाँ पे हो जाएगा। CH3COON में CH3COO- आयन और Na+ आयन होता है। तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO- प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na+, ये समीकरण 2 हो जाएगा। पहला समीकरण इसे माना, ठीक है, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH बराबर लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO- प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H+, ये आपको निकाल के दिखाना है, दुर्बल वैद्युत अपघट है ये। तो दूसरा मान लिया CH3COON का ये कि लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO- प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na+। HCl की बात आती थी तो उससे हमने माना लैम्डा इनफाइनाइट HCl को लैम्डा इनफाइनाइट H+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-, इसे मान लिया समीकरण 3। फिर NaCl की बात आती तो लैम्डा इनफाइनाइट NaCl को माना लैम्डा इनफाइनाइट Na+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-, इसे मान लिया समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो ये हो गए। आप क्या करो, यहाँ से समीकरण 2 में 3 को जोड़ दो और 4 को घटा दो। ध्यान से समझो, ये जो समीकरण 2 है इसमें समीकरण 3 को जोड़ दो, ये समीकरण 2 है इसमें 3 जोड़ दो और 4 से घटा दो। देखो यहाँ पे हमने किया हुआ है, हमने क्या किया हुआ है, समीकरण 2 + 3 - 4, मतलब दूसरे समीकरण को तीसरे में जोड़ा और चौथे से घटा दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ये चाहिए। ठीक है, तो देखो दो समीकरण कौन सा, ये वाला लैम्डा इनफाइनाइट CH3COON, ये दूसरा है, तीसरा है लैम्डा इनफाइनाइट HCl और चौथा है लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। तो हमने ये तीनों लिख दिए, देख सकते हो यहाँ पे, देख लेना। ठीक है, अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, देख सकते हो CH3COO- प्लस Na+, हमने वही लिख दिया। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो H+ प्लस Cl-, हमने ये भी लिख दिया। अब NaCl आता है, NaCl की जगह आप लैम्डा इनफाइनाइट Na+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl- लिख सकते हो, हमने वो भी लिख दिया। अब देखो बाहर माइनस का चिन्ह लगा था, इस कारण से जब माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, इसीलिए हमने माइनस का लैम्डा इनफाइनाइट Na+ और माइनस का लैम्डा इनफाइनाइट Cl- लिखा है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट Na+, नीचे माइनस का, तो ये वाला जो लैम्डा इनफाइनाइट Na+ है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार लैम्डा इनफाइनाइट ये Cl- प्लस का नीचे भी है तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से देख लो भैया, ये जो प्लस का लैम्डा इनफाइनाइट Na+ था ये माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे प्लस का इनफाइनाइट Cl- था, यहाँ पे माइनस का था, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO- प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H+। ठीक है, ये CH3COO- प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H+ बचा। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO- प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H+ की जगह आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO। देख सकते हो, आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह देख सकते हो समीकरण 1 से। ठीक है, ये लिख सकते हो। तो बस यही आ गया, यही तो आपको सिद्ध करना था। ये एक प्रकार का दुर्बल वैद्युत अपघट हमने माना था CH3COOH, इसकी आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी थी कोलराउस के नियम की सहायता से, तो इस तरह से आपको ज्ञात कर देनी है। और नीचे अगर लिखना चाहना तो लिख देना, अतः CH3COOH जो कि एक प्रकार का दुर्बल वैद्युत अपघट है, इसकी मोलर चालकता कोलराउस के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। क्या लिखोगे, अतः
CH3COOH ये जो आपका है ये एक प्रकार का दुर्बल वैद्युत अपघट्य है और इसकी मोलर चालकता कोलराउस के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। ये लिख देना नीचे 3 नंबर का या 5 नंबर, ठीक है, ज़्यादातर तो 5 ही नंबर पे आता है, 3 नंबर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आसानी से आप कर देना। सिंपल कोलराउस का नियम लिख देना, ये लिख देना, फिर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना कर देना। तो 3 नंबर या 5 नंबर पे आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जान लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम नोट कर लो। आप चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है। क्वेश्चन को हल्के में ना लेना, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर बताइए, ठीक है। अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया, उसकी आणविकता और कोटि में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी चैप्टर 3 उसका क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आणविकता और कोटि में अंतर बताइए। तो देखो एकदम सिंपल भाषा में आपको अंतर बताएंगे जिससे यार आपको तैयार भी हो जाए। तो देखो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आणविकता और कोटि होती क्या है, तब आपको अंतर बताएंगे। तो देखो मान लो कोई अभिक्रिया है, मान लो कोई अभिक्रिया है CH3COOH प्लस NaOH, ठीक है, CH3COOH प्लस NaOH, जिससे क्या बनता है यहाँ से CH3COO और Na, CH3COO Na, और यहाँ पर से देखो H और ये OH मिला के जल, ये सिंपल सी मान लो कोई रिएक्शन होती है, ठीक है। CH3COOH प्लस NaOH के मिलने से CH3COONA प्लस H2O बनता है। ये तो एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। आप बात करें अभिक्रिया की आणविकता और कोटि पढ़नी ना, तो इस अभिक्रिया, ये एक कोई अभिक्रिया ही तो है, कोई रिएक्शन ही तो है, तो इस अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी और कोटि क्या होगी। देखो ये जो आणविकता होती है, आणविकता, ठीक है, आणविकता को इंग्लिश में कहते हैं मोलेकुलरिटी, ठीक है, मोलेकुलरिटी कहते हैं आणविकता। आणविकता जो होती है या अभिकारक अणुओं की संख्या को कहते हैं। ध्यान से समझो, अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती। देखो अगर इस अभिक्रिया पे बात करें तो इधर वाले, जो इधर वाले पद होते हैं इन्हें अभिकारक कहते हैं, और इधर जो बनते हैं इन्हें उत्पाद कहते हैं। ध्यान समझो, ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, जो इधर वाले बने हैं इन्हें कहते हैं उत्पाद, ठीक है। ये आपको सिंपल पता होगा, इधर वाले अभिकारक कहलाते हैं और इधर वाले उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों उत्पाद है, ये दोनों अभिकारक। तो अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे अगर बात करें कितने अभिकारक अणु, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, कितने अणु है 2, तो इसकी आणविकता हो जाएगी 2। आणविकता क्या होती है, अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। यहाँ पे 2 अभिकारक अणु तो आणविकता हो गई 2। आप बात करें कोटि की, कि कोटि क्या होती है, कोटि जो होती है वेग व्यंजक द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। कोटि जो होती है वेग व्यंजक द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। वेग व्यंजक की बात करें तो वेग समानुपाती होता है, ठीक है। आपको जो बताया था जब कोटि निकालना हमने पढ़ाया हुआ है, उस पर बताया था वेग समानुपाती होता है A की पावर x B की पावर y के, ठीक है। A की पावर x B की y के, जहाँ A और B अभिकारक अणु है, और अगर x और y को जोड़ दिया जाए, ये जो ऊपर घाते हैं ना, ये जो x y दिख रही है ये घाते होती हैं, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो x प्लस y जो होगा वो कोटि के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार वेग जो होगा समानुपाती होगा किसके, देखो A और B जो लिखा है ये अभिकारक अणु है। अभिकारक कौन सा इसमें, CH3COOH, CH3COOH, और दूसरा अभिकारक कौन है, NaOH, तो यही हो जाएगा। और देखो इसकी पावर में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसकी पावर में हो जाएगा 1, और इसकी पावर में यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, देखो जब कुछ ना लिखा तो 1 माना जाता है ना, तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे भी हो जाएगा 1। देख लो, दिख रहा होगा आपको, सिंपल यहाँ पे सही से लिख देते हैं। देखो यहाँ पे इसकी पावर में 1 है और इसकी पावर में भी 1 है, ठीक है। वेग समानुपाती CH3COOH की पावर 1 और NaOH की पावर 1। अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो कोटि निकालने के लिए हमने आपसे क्या कहा, कोटि निकालने के लिए क्या कहा, यहाँ पे देखो इनकी घात, जैसे इसकी घात x थी, इसकी घात y थी, तो इनको जोड़ दो तो कोटि निकल आएगी। वैसे इसकी घात 1, इसकी घात 1 है, तो इसको जोड़ दो तो 1 + 1 आ जाएगा क्या, कोटि। तो कोटि वेग व्यंजक द्वारा निकाली जाती है, और आणविकता सीधा सीधा आप अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता। जैसे यहाँ पे आणविकता 2 आई, कोटि 2 आई, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपकी अभिकारक की जो आणविकता होती है और कोटि होती है ये तो सेम आ जाती है, और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि सेम नहीं आती, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल, आणविकता क्या होती है, अभिकारक अणुओं की संख्या, और कोटि इस वेग व्यंजक से निकाली जाती है या प्रयोगों से निकाली जाती है। आप बात करें अंतर की, ठीक है।
तो देखो पहला अंतर ये कहता है, यहाँ पे हेडिंग पड़ी आणविकता तथा कोटि में अंतर। पहला अंतर कहता है कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। जो अभिक्रिया की आणविकता होती है एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से एक पूर्ण संख्या होती है। जबकि कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। लेकिन ये जो कोटि है, ये जो कोटि निकाली 2, इसी प्रकार से भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्न समझते हो, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप से भिन्न में भी हो सकती है। ठीक है, कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है, इस टाइप से भिन्न कहते हैं ना इनको, भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन आणविकता एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो सिंपल हमने लिखा अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो ये इसका पहला अंतर है। आपको समझ में आया कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है सदैव एक पूर्ण संख्या अर्थात जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से होती है, लेकिन जो कोटि होती है भिन्नात्मक भी हो सकती है, जैसे 1/2 1/3 1/4। ठीक है, अगला अंतर क्या कहता है? अगला अंतर है कि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। जो अभिक्रिया की आणविकता है यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती, अर्थात कभी भी 0 नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, मतलब शून्य कोटि हो सकती है लेकिन आणविकता शून्य नहीं हो सकती। शून्य का मतलब 0। ठीक है, आणविकता कभी भी 0 नहीं होगी लेकिन कोटि 0 हो सकती है। तो सिंपल कहा गया अभिक्रिया की आणविकता कभी भी 0 नहीं हो सकती या शून्य नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। ये इसका दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर है किसी भी अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि समान या भिन्न हो सकती है। आपसे अभी कहा था यहाँ पे अभिक्रिया की आणविकता जैसे 2 आई, कोटि भी 2 आई, तो कभी कभी तो 2 और 2 इस टाइप से समान हो जाती है आणविकता और कोटि, लेकिन कहीं कहीं पे भिन्न भी हो जाती। ठीक है, यहाँ पे समान आई, मान लो किसी एग्जाम्पल पे भिन्न भी आएंगी, कहीं पे आणविकता 2 होगी, कोटि 1 ही होगी। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। ये तीसरा अंतर है। चौथा अंतर ये कहता है कि अभिक्रिया के वेग पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। यह अभिक्रिया का वेग पद है, इसमें जो अभिकारक अणु, ये अभिकारक अणु पहला, ये अभिकारक अणु दूसरा, तो अभिकारक अणुओं की संख्या जो होती है आणविकता कहलाती, पहले ही बताया आपको। तो वही चीज कहा गया अभिक्रिया के वेग पद में भाग लेने वाले जो अभिकारक अणु हैं, ये अभिकारक अणु, ये अभिकारक अणु, इनकी संख्या आणविकता कहलाती है। और जो कोटि होती है वो क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। अभिक्रिया की कोटि उन अभिकारक अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रताएं आपका अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, मतलब वेग के समानुपाती होती है। जो मतलब आपका वेग के जो अभिकारक अणु समानुपाती होंगे केवल उन्हीं पर कोटि निर्भर करेगी। ठीक है, वेग के जो अभिकारक अणु समानुपाती होंगे उन्हीं पर आपका क्या निर्भर करेगी? कोटि। और सीधा सीधा जैसे आणविकता जो होती है वो अभिकारक अणुओं की संख्या। तो सिंपल क्या कहा गया था? अभिक्रिया के वेग पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती। जैसे यहाँ 2 अभिकारक अणु तो 2 हो गई, लेकिन अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती। देख सकते हो वेग को इसने भी निर्धारित किया, इसने भी किया, इसलिए आपका इस पे क्या हो गई? कोटि 2 हो गई। ठीक है, तो ये है इसके अंतर। आशा करते हैं आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, आणविकता होती है अभिकारक अणुओं की संख्या और कोटि वेग व्यंजक से निकाली जाती। ठीक है, तो ये समझ में आया, आप इसको नोट कर लो। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। और वह देखो कहा गया आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपको आणविकता और कोटि बताया उसी से रिलेटेड है और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसे समझ गए तो 3 नंबर मान लो पक्के, हर साल आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे लिखा कि वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो लेकिन आणविकता जो हो वो 1 ना हो, तो ऐसी अभिक्रिया आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती। पढ़ सकते हो। वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो लेकिन आणविकता 1 ना हो आभासी एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है, तो सिंपल सी ये बात है। एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया CH3COOCH3 प्लस H2O H+ की उपस्थिति रहेगी, जिससे यहाँ पर से CH3COO और एक यहाँ का H मिला के CH3COOH और यहाँ से CH3OH आपका ये बाहर निकलता है। ठीक है,
इसमें कैसे आणविकता 2 और कोटि 1 है। तो देखो हमने आपको आणविकता के बारे में क्या बताया था, हमने आपको आणविकता के बारे में भैया ये बताया था, क्या बताया था आणविकता के बारे में, आणविकता के बारे में ये बताया था अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती। तो यहाँ पे अभिकारक अणु एक, ये अभिकारक, दूसरा ये, 2 अभिकारक, तो आणविकता 2। लेकिन यहाँ पे अगर कोटि की बात करें तो कोटि हमने आपसे कहा था वो वेग व्यंजक से निकाली जाएगी। और कोटि पे जो चौथा अंतर, जब ये आणविकता और कोटि में अंतर बताया, उसमें जो चौथा अंतर था उसमें ये भी आपको बताया गया था कि कोटि क्या होती है। कोटि वे होती है जो आपका क्या करे, वेग व्यंजक में आपका अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन करे। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें इस एग्जाम्पल में आभासीय अणु कब क्या क्यों है, क्योंकि इसमें ये जो CH3 COO प्लस H2O है, इसमें H2O की देखो ध्यान समझो, ये दोनों जो है इसमें H2O की जो सांद्रता है इसमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, H2O की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण कोटि निकालने में जो वेग व्यंजक होता है वो केवल आपका इसके ही समानुपाती होता है, CH3 COO CH3, और इसकी पावर में कितना हो जाएगा 1, केवल इसी के समानुपाती होता है और इसके समानुपाती नहीं होता। ध्यान से समझो भैया, इसे आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, आभासीय अणु कब क्या ऐसी क्या होती है जिसमें आणविकता 1 ना हो लेकिन कोटि 1 हो। ठीक है, या कोटि 1 हो आणविकता 1 ना हो। ठीक है, आभासीय अणु कब क्या होती है, एग्जाम्पल हमने लिया CH3 COO CH3 प्लस H2H प्लस की उपस्थिति में CH3 COOH प्लस CH3OH। आणविकता पे हमने आपको बताया था अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता होती है, तो यहाँ पे 2 अभिकारक अणु तो आणविकता तो 2 होगी, लेकिन कोटि जो होती है प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है और कोटि में वही अभिकारक अणु भाग लेगा, वही अभिकारक अणु भाग लेगा जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ होगा। देखो जब इसमें CH3 COO CH3 और H2O मिलता है तो इसमें H2O की सांद्रता बहुत कम यूज होती है। ध्यान समझो, H2O की मात्रा बहुत कम यूज होती है, जिसके कारण हम इसको नगण्य मान लेते हैं और केवल इसकी ही लिखी जाती है। ठीक है, और इसकी जब पावर में 1 होगा तो यहाँ पर जो पावर में होगा वही कोटि होगी, तो कोटि हो जाएगी 1, आणविकता 2 कोटि 1, अर्थात यह आभासीय अणु कब क्रिया है। आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल इतना लिखने के बाद यहाँ पे निकाल के दिखा देना, आणविकता 2 अर्थात 2 अभिकारक, कोटि इस टाइप से वेग व्यंजक से निकाल देना, 1 इसकी पावर में कोटि 1 लिख देना, फिर लिख देना यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 1 है तथा आणविकता 2 है। देख सकते हो कोटि 1 है लेकिन आणविकता 2 है, अतः यह एक आभासीय अणु कब क्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम आसानी से समझ सकते हो, बस इतना ही लिखना है। वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 न हो, आभासीय अणु कब क्या कहलाती, रिएक्शन दे देना ये वाली, नीचे इसके ये पहले लिख लेना, आणविकता 2 है यहाँ पे, कोटि इस टाइप से वेग व्यंजक से निकाल लेना, कोटि 1 आ जाएगी, फिर लिख देना यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 1 है तथा आणविकता 2 है, अतः यह आभासीय अणु कब क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये थे भैया चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक। ठीक है, आपका विलियन चैप्टर, वैद्युत रसायन चैप्टर और रासायनिक बलगति, इन तीनों चैप्टर के 3 नंबर वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखो आपको खुद ही पता है यार, ये 50 मिनट या 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, तो आप आगे अभी कम से कम 1 घंटे का और बन जाएगा। इसलिए अब क्या करेंगे, आप वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। आप जो इसका अगला पार्ट आएगा उस पर हम आपको आगे के चैप्टर के जो 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उनको कराएंगे। अभी केवल चैप्टर नंबर 3 तक के हुए, आगे के जो चैप्टर बचे उनके आप अगले वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही अगला वीडियो आए तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और चैनल पर जाके आप देख भी लोगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री की, क्लास 12 फिजिक्स की, हिंदी की, इंग्लिश की, मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। और अगर किसी भी टॉपिक पे दिक्कत तो कमेंट करके भी बता सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।